तो डियर कैंडिडेट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेईई मेन 2021 के एग्जाम पैटर्न और फॉर्मेट के बारे में। काफ़ी लोगों ने हमें कमेंट बॉक्स में लिखा था कि सर कुछ मोटिवेशनल वीडियो भी प्रोवाइड कीजिए, हमारे पास बहुत कम ही टाइम बचा है, अब हम इसको कैसे टैकल आउट करें। हमने साल भर कुछ नहीं पढ़ा, अब आपका 2021 का एग्जाम आ चुका है, फरवरी में एग्जाम होने वाला है और आपके पास जनवरी सिर्फ 1 मंथ टाइम बचा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए जब हमारे पास कुछ भी प्रिपरेशन ना हो, मीन्स दैट कि हमने कोई भी तैयारी ना की हो, बस बेसिक चीजें हमें आती हो। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी होंगे जिनको बेसिक चीजें भी पता नहीं होगी। ठीक है, तो जिन लोगों को बेसिक चीजें भी पता नहीं है उनके लिए सच पूछिए तो कोई उपाय नहीं है। ठीक है ना, लेकिन जिन लोगों ने हर एक चैप्टर का मिनिमम बेसिक चीजें कंप्लीट किए हैं उनके लिए एक प्रोसीजर मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। ओके, तो आप टाइम टेबल सेट करते हो तो स्टार्टिंग में आपको ये परेशानी आती होगी। ठीक है, जैसे हमारे पास अभी तो क्लास वगैरह सारे चीज बंद हो चुके हैं। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 24 आवर्स का टाइम है एक दिन में, लेकिन इसमें क्या है कि कुछ लोग 17 आवर्स का शेड्यूल सेटअप करते हैं। ठीक है, कुछ लोग 15 आवर्स का शेड्यूल सेटअप करते हैं और कुछ लोग हार मान लेते हैं कि हमसे होगा ही नहीं होगा। मैं इसकी रियलिटी बताने वाला हूं, ये क्या चीज है एक्चुअल में। ठीक है, आप जब स्टार्टिंग में अभी तक आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं की, मीन्स दैट कि आपको पढ़ाई करने का हैबिट्स 1 आवर से 2 आवर से ज्यादा की नहीं है। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि आपका शेड्यूल मेकअप आप लोग 17 आवर्स का करते हो, 15 आवर्स का करते हो, लेकिन आप इसको कर नहीं पाते हो। क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि आपका हैबिट यहीं तक बना हुआ है। मतलब आपका लिमिट यही है कि आप कंटिन्यू 1 घंटे से 2 घंटे से ज्यादा स्टडी, सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, तो मैं इसके रियलिटी के बारे में अभी आज बताने वाला हूँ कि अगर आपका इस तरह का हैबिट है तो आप इस तरह के हैबिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो मोटिवेशन देने के लिए मीन्स दैट कि ऐसा वीडियो जो मतलब कि बहुत ही अच्छा लगे सुनने में, देखने में, वैसा तो बहुत सारे टाइप के बनाए जा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको रियलिटी बताने वाला हूँ कि रियल में आप इस शेड्यूल को कैसे फॉलो करोगे। तो देखो यहाँ पे, तो सबसे पहली बात है कि बिल्कुल रिलैक्स होकर के कोई काम नहीं करें। अब इतने दिन तो मान लिया जाए कि किसी भी तरह से वेस्ट कर दिए होगे, बर्थडे पार्टी अटेंड करके या फिर किसी भी तरह से दोस्तों के साथ घूम फिर करके आपने टाइम वेस्ट कर दिया। तो अब आपके पास 1 से 1.5 मंथ का टाइम बचा है, तो उसमें आप कैसे इसको मेकअप करोगे। तो आपके पास यही एक ऑप्शन बच रहा है। ठीक है, इसको आप करो। ठीक है ना, अगर इसको आप करते हो, ठीक है, अगर आप सक्सेसफुली इसको कर भी लेते हो, फिर भी आपका 100% गारंटी नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि जेईई मेन में बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं एक क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप देखिए, अगर ये शेड्यूल फॉलो भी आप लोग करते हो, ठीक है, तो आप बोर्ड्स में बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो, जैसे कि 85% प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। लेकिन ये इसकी गारंटी नहीं है कि आपका जेईई मेन क्वालिफाई हो जाए। अगर आप कट ऑफ थोड़ा सा पार भी कर जाते हो तो आपको कोई गुड एनआईटी या फिर आईआईटी की चांसेस छोड़ दो, क्योंकि अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपके पास एक अटेम्प्ट और बचता है जेईई एडवांस के लिए, जो 2 से 3 महीने बाद होती है, जब भी होती हो। ठीक है, तो मेंस के बाद एडवांस के लिए आपके पास 2-3 महीने का टाइम होता है, लेकिन उस टाइम में भी आप मेकअप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मैं ये क्यों कह रहा हूं, ठीक है, तो मेरे इतने बोलने का फायदा क्या है ये देखें। सबसे पहला बात कि अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो करते हो, ठीक है, तो बहुत ही आपको स्मार्टली वर्क करना होगा। मीन्स दैट कि आप सिलेबस को पढ़े हो, आप टोटल सिलेबस को जानते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में क्या क्या चीजें पढ़नी है और क्या क्या चीजें सिलेबस में है और क्या क्या चीजें सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो शॉर्टकट से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। मीन्स दैट कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ये बता देंगे कि भाई ये चैप्टर पढ़ लेना, ये चैप्टर पढ़ लेना। थर्मोडायनेमिक्स बहुत ज्यादा स्कोरिंग चीज है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लेना।
ठीक है। और केमिस्ट्री में बता देंगे आपके केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये सब चैप्टर आप लोग पढ़ लोगे, ठीक है, तो आपका स्कोरिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स के टीचर आपको बता देंगे स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स पढ़ लेना, ठीक है। और भी टॉपिक्स है जैसे प्रोबेबिलिटी है, कॉम्प्लेक्स नंबर है और सीक्वेंस एंड सीरीज है। ये सबसे क्वेश्चन आते रहते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज से तो प्रत्येक साल एक क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से करके आपको शेड्यूल बना के कोचिंग वाले दे देंगे कि आप ये सब टॉपिक को पढ़ लोगे। लेकिन उससे क्या होगा आपका बेनिफिट, मान लिया जाए कि आपका कट ऑफ जा रहा है 70 मार्क्स, ठीक है, तो आपका सीधा 50 मार्क्स जाते जाते फंस जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आप इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं करोगे। हालांकि जिन लोगों ने पढ़ाई की है और आपने हकीकत में मीन्स दैट कि आपने आपकी लापरवाही की वजह से या फिर किसी भी चीज से किसी भी तरह से आपने नहीं कर पाया, तो रिजल्ट ओवरऑल यही हुआ कि आपने नहीं कर पाया, ठीक है। तो आपने अगर नहीं कर पाया यहाँ पे, तो उसके बाद आपके पास ऑप्शंस कुछ भी नहीं बचता है, ठीक है। बस आप प्रोबेबिलिटी के आधार पे काम कर सकते हो। मीन्स दैट कि संभावना है कि हो सकता है क्वालिफाई और संभावना है कि नहीं भी हो सकता है क्वालिफाई, ठीक है। दोनों ही केस यहाँ पे आपको एराइज हो जाता है, क्योंकि आपके पास कॉन्फिडेंस तो है नहीं कि मैं कर लूंगा। क्योंकि जिन लोगों के पास, एक और बात मैं बताने जा रहा हूं कि जिन लोगों के पास कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है, कि मैं 100% कर लूंगा, उनको क्लियरली विजिबल रहता है एग्जाम का लेवल और उनको अपना लेवल क्लियरली विजिबल रहता है और उन 100% गारंटी के साथ बोलते हैं कि मैं क्वालिफाई कर लूंगा। क्योंकि उनके पास ये होता है कि नॉलेज काफी अच्छा होता है और उनको अपने नॉलेज पे पूरी तरह से भरोसा होता है कि नहीं भाई मैं क्वालिफाई कर ही लूंगा 100%, ठीक है ना। तो उन लोगों की बात तो आप छोड़ दीजिए, ठीक है, और आपकी क्या पोजीशन है उस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि वो लोग तो कॉन्फिडेंट है ऑलरेडी कि हम क्वालिफाई कर लेंगे और एग्जाम देते हैं और क्वालिफाई करते भी हैं, ठीक है। क्योंकि जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं उनको क्लियरली विजिबल होता है, बिल्कुल एकदम क्लियरली विजिबल होता है कि हम निकाल लेंगे, ठीक है, तो वो सिलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है और आप ऐसा सोचते हो कि मैं निकाल लूंगा, मैं ये करके निकाल लूंगा, वो करके निकाल लूंगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। क्योंकि जब आपको ये कॉन्फिडेंस जब तक नहीं बना है कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, मतलब आपको क्लियरली विजिबल नहीं है, आपको पूरी तरह से दिखाई देना चाहिए कि मैं भाई इस एग्जाम को क्रैक कर दूंगा। किसी भी एग्जाम की बात हो, नॉट जेईई मेंस, ठीक है, किसी भी एग्जाम की बात हो, उसका लेवल आपको क्लियरली विजिबल होना चाहिए। लेवल क्या है, लेवल तो आपको एक बार एग्जाम दोगे किसी भी चीज का तो उसका लेवल पता चल जाएगा कि इसका लेवल यहाँ तक है। लेकिन ये बात है कि अगर आपको पूरा तरह से, मतलब ये कि आप जो है क्वेश्चन का पैटर्न को पकड़े हो, ठीक है, क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जा सकते हैं उस लेवल का आपका थिंकिंग बन चुका है, ठीक है, मतलब मीन्स दैट आपका थिंकिंग स्किल उस लेवल तक अगर बन चुका है तब आप क्वालिफाई कर सकते हो और तब आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हो कि मैं ये एग्जाम निकाल लूंगा। दूसरी पॉइंट ये है कि मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ कॉन्फिडेंस क्या चीज है। आपको पता है 2 × 2 = 4 होता है, ठीक है, ये तो पता है आपको 100%। 10 × 10 = 100 होता है। अगर आपके सामने दुनिया का कितना भी महान व्यक्ति आ जाए, कितना भी नॉलेजफुल व्यक्ति आ जाए और आपसे पूछे कि 10 × 10 क्या होता है, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ रिप्लाई दो कि नहीं भाई 10 × 10 100 ही होता है, ठीक है ना। तो कॉन्फिडेंस ये चीज होता है, ठीक है। लेकिन आपको जरा भी डाउट रहेगा तो आप हाईली नॉलेजेबल पर्सन के सामने फंस जाओगे कि 10 × 10 100 नहीं होता है। फिर नॉलेजेबल पर्सन कितना भी हो, पीएचडी करके आया हो, ठीक है, तो वो भी अगर मान लीजिए पीएचडी करके आया है और आप इसे क्वेश्चन कर रहा है कि 10 × 10 = क्या होता है और आप रिप्लाई दे रहे हो 100, ठीक है, लेकिन उनका कहना है कि नहीं भाई 10 × 10 100 नहीं होता है, 109 होता है, ठीक है। तो 109 होता है तो मतलब आप तो ये कह सकते हो 100% की नहीं भाई मैं 100% कन्फर्म हूं कि 10 × 10 100 ही होता है, ठीक है, फिर आपको कोई नहीं डिगा सकता है। तो वही चीज यहाँ पे है, आपका टोटल कंसेप्ट अगर क्लियर है, ठीक है, और आपने एग्जाम के लेवल तक अपने आप का थिंकिंग स्किल को बढ़ा के रखा है, ठीक है, तो जेईई मेंस के कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन क्यों ना आ जाए आप सॉल्व कर दोगे, ठीक है, और डेफिनेट टाइम लिमिट के अंदर में सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये होता है आपका कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो उस तरह का कॉन्फिडेंस बहुत सारे स्टूडेंट में अभी बन चुका है, ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट में भी नहीं बना है, जैसे आपके पास भी नहीं बना होगा क्योंकि आपने हमें कमेंट किया था कि 2-1.5 महीने हमारे पास बचे हैं, मैं प्रिपरेशन कैसे करूं, ठीक है।
तो मैं आपके लिए एक तरीका बता रहा हूं कि अगर आपके पास ये पोजीशन है तो कॉन्फिडेंस तो आपके पास कतई नहीं होगा कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। बस आप प्रोबेबिलिटी के बेस पे काम कर सकते हो। मीन्स दैट की पॉसिबिलिटी है कि निकल भी सकते हैं, नहीं भी सेलेक्ट हो सकते हैं। 90% प्रोबेबिलिटी है नहीं निकलने का, 10% प्रोबेबिलिटी है निकलने का, या फिर कुछ भी परसेंटेज हो, ठीक है, उतना आपको सोचने की जरूरत नहीं है। बस ये मान लो कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, ठीक है। तो मैं उनके लिए बता रहा हूं कि ये शेड्यूल को आप लोग फॉलो करो, ठीक है। जब ये शेड्यूल को आप फॉलो करोगे, ठीक है, आप खुद से बना लेना फिजिक्स को कितना टाइम देना है, केमिस्ट्री को कितना टाइम देना है और मैथमेटिक्स को कितना टाइम देना है, ठीक है। और डेडिकेटेड कंटेंट बिल्कुल मत रखना। ये नहीं कि ये चीज पढ़ रहा हूँ ये चीज को छोड़ दे रहा हूँ, ये चीज से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये चीज को पढ़ रहा हूँ ये चीज को छोड़ दे रहा हूँ। नहीं, कभी कभी होता है कि 2-3 चैप्टर का एक ही साथ मिक्स्ड क्वेश्चन करके आ जाते हैं। जैसे मतलब कि मैथमेटिक्स का मैं फैकल्टी हूं तो मैं मैथमेटिक्स के बारे में बता सकता हूँ। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर बॉक्स एक्स भी आएगा, फ्रैक्शन एक्स भी आएगा, सिग्नम भी आएगा, लिमिट भी आएगा, ठीक है, और इंटीग्रेशन भी आएगा। ये 4 चीज को मिला करके एक क्वेश्चन तैयार करके देंगे आपको, ठीक है। तो इन चारों का आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, 1 2 3 4 5, इन पांचों का आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, तभी आप बना सकते हो। या फिर ऐसा दे देगा साइन के अंदर दे देगा बॉक्स एक्स, फिर ठीक है, फिर उसके पावर दे देगा फ्रैक्शन एक्स, ठीक है, फिर बोलेगा कि इसको इंटीग्रेट कीजिए dt के रिस्पेक्ट में, फिर t नया टर्म आ गया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके अराइज हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको छोड़ना कोई भी चीज नहीं है। इस शेड्यूल को अगर आप फॉलो करोगे तो मैं डेफिनेट के साथ कह सकता हूं, ठीक है, कि आप तो कम से कम, ठीक है, मतलब कि चैप्टर जो भी पढ़ो, ठीक है, उसको पूरा कॉन्फिडेंट हो जाओ उस चैप्टर में, ठीक है। जैसे कि सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ना है तो सीक्वेंस एंड सीरीज अगर पढ़ो तो पूरी तरह से उस पर कॉन्फिडेंट हो जाओ, ठीक है। जब तक पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं हो तब तक उस चैप्टर को छोड़ो नहीं, ठीक है। ऐसे ही करके आप, ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हो, जो आपके पास 1.5 महीने टाइम बचे हैं और आपने प्रिपरेशन नहीं की है, तो इसमें एक ही चीज किया जा सकता है, ठीक है, कि आप तो 100% सिलेबस तो कवर नहीं कर सकते हो किसी भी हालत में, ठीक है, लेकिन ये है कि 50% सिलेबस को आप कवर कर सकते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है। तो जो जो चैप्टर आपको इजी लगे, ठीक है, हार्ड चैप्टर को बिल्कुल छोड़ देना। जैसे देखो मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत लोगों को हार्ड लगता है, फिजिक्स में आपको रिजिड बॉडी डायनेमिक्स बहुत लोगों को हार्ड लगता है, ठीक है। फिर और भी 12th का टॉपिक से फिजिक्स में जो कि अल्टरनेटिंग करंट वगैरह है, ठीक है, वहां पर लोगों को परेशानी आती है, बहुत लोगों को वो इजी लगता है। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में भी यही चीज है कि जिन लोगों को अगर इंटरेस्ट आता है सॉल्व करने में, ठीक है, तो उन लोगों को बहुत ही इजी लगता है सॉल्व करने में, और रिजिड बॉडी डायनेमिक्स उनके लिए आसान होता है। कुछ लोगों को वेव्स बहुत टफ लगता है फिजिक्स में, ठीक है। उसी तरह से आप अपने हिसाब से टॉपिक को चूज कर लो कि कौन आपका इजी आ रहा है, कौन आपका टफ आ रहा है, ठीक है। और वैसे ही करके आप 50% सिलेबस को पहले डिडक्ट करके रख लो कि 50% सिलेबस हमारा इतना तक आ जाएगा, ठीक है। तो उस 50% सिलेबस को आपको क्या करना है, 50% सिलेबस तो मतलब मैं ये कह रहा हूं, मेरा ये अनुभव कहता है कि अगर आप 1.5 महीने इस शेड्यूल को फॉलो करोगे तो 50% सिलेबस आप कवर कर सकते हो, ठीक है। और जेईई मेंस में कुछ नहीं, 300 का एग्जाम है, ठीक है, उसमें से 150 भी आप ले आते हो, ठीक है, तो एक गुड एनआईटी तक जा सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एडवांस का टाइम, ठीक है। तो एडवांस के टाइम में क्या होगा कि आप तो 50% सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है, तो और भी टाइम मिलेगा तो उसमें आप 100% सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हो इसी शेड्यूल को फॉलो करके, बाकी रिमेनिंग 50% को। फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, क्वेश्चन बैंक आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। वैसे करके आप एडवांस की प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन फर्स्ट थिंग जेईई मेंस के एग्जाम तक, ठीक है, आपको यही शेड्यूल फॉलो करना है 50% का, बाकी सबको भूल जाना है। जब आप जेईई मेंस का एग्जाम दे करके आओगे, ठीक है, मतलब फाइनली जब आओगे एग्जाम दे करके, और याद रखना कि जिन लोगों के पास ये कंडीशन है, ठीक है, वो लोग टेस्ट सीरीज बिल्कुल नहीं ज्वाइन करें, ठीक है। जब ये चीज पूरी तरह से 50% सिलेबस आप कवर कर लेते हो, उसके बाद आपके पास 1 या 2 दिन टाइम बचता है, तो इंस्टीट्यूट का ही टेस्ट पेपर निकाल करके आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। जैसे मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, उसका मेजर टेस्ट होता है, ठीक है, और पार्ट टेस्ट होता है, कुछ भी होता है, ठीक है ना। तो उसमें जो फुल सिलेबस का जो टेस्ट होगा, ठीक है ना, उसको उस पेपर को आपको पूरी तरह से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। जब उस पेपर को आप डेफिनेट टाइम लिमिटेशन के अंदर में सॉल्व कर लेते हो, ठीक है, तब आपके पास कुछ नया टाइप का कॉन्फिडेंस जनरेट होगा।
या फिर अगर आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, टाइम नहीं बचा है इतना करने के बाद, तो कुछ नहीं करना है, जेईई मेंस का एग्जाम देने जाओ उस समय में, ठीक है, 5 इयर्स रिसेंट, जैसे कि आपका 2021 का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, तो 2015 से लेकर के 2020 तक का क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन बैंक से सॉल्व कर लेना। बहुत सारे क्वेश्चन बैंक आते हैं, अरिहंत के क्वेश्चन बैंक आते हैं, और भी बहुत सारे कंपनी के क्वेश्चन बैंक आते हैं जिसमें जेईई मेंस के क्वेश्चंस रहते हैं, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, चैप्टर वाइज भी रहते हैं, और मॉडल सेट बना करके भी दे दिया जाता है, 2015 का पेपर, 2016 का पेपर, ठीक है। तो उस तरह से आप लोग पेपर लेके एज एग्जाम 3 घंटा लेके उसको सॉल्व करो, ठीक है, और उनका एनालिसिस पूरी बेटर तरीके से कर लो। अगर ये चीज आप कर लेते हो, ठीक है, तब आपके पास क्या होता है, चांसेस बन जाती है कि आप 300 में से, ठीक है, 150 स्कोर कर सकते हो, ठीक है। जब इतना कर लेते हो और 150 के आसपास में आपका स्कोरिंग हो जाता है, ठीक है, तब उसके बाद क्या करना है आपको, ठीक है, मतलब जेईई मेंस का एग्जाम देके जिस समय आओगे उसी समय आंसर शीट रिलीज होता है बहुत सारे इंस्टीट्यूट का, और उसमें क्या होता है कि 2 या 3 नंबर का डिफरेंस रहता है जो ओरिजिनल जेईई मेंस का आंसर शीट निकल करके आता है, उससे अगर आप मैच करोगे तो मीन्स दैट कि नंबर उतना ही आने वाले हैं, ठीक है। मान लीजिए आप इंस्टीट्यूट का स्टडी में आंसर शीट मिला है तो लगभग आपका 143 मार्क्स आए, ठीक है, ऐसा सपोज कर लेते हैं कि इंस्टीट्यूट के आंसर शीट जो रिलीज हुआ है किसी भी इंस्टीट्यूट का, जेईई मेंस का, जेईई मेंस के एग्जाम में किसी भी इंस्टीट्यूट का आंसर शीट जब रिलीज हुआ है तो उससे आप अपना पेपर मैच कर रहे हो, तो उसमें आपको 143 मार्क्स आ रहे हैं, ऐसा सपोज कर लो, ठीक है। तो 143 मार्क्स अगर आ रहे हैं यहाँ पे, तो आपको अगर ओरिजिनल एग्जाम जेईई मेंस का दोगे, जैसे कि आपका रिजल्ट आएगा ओरिजिनल जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा रिलीज किया जाएगा रिजल्ट आपका, ठीक है, तो उसमें आप मार्क्स अगर अपना देखोगे, ठीक है, तो 140 प्लस तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, मतलब 2-3 नंबर का डिफरेंस आपका रहेगा, या फिर 146 भी जा सकता है, 145 भी आ सकता है, मतलब यहां तक इतना अप्रोक्स आपका नंबर आ सकता है, इसके 2 नंबर आगे 2 नंबर पीछे, ऐसा हो सकता है, नहीं तो एक्यूरेट इतना भी नंबर आ सकता है, ठीक है ना। तो ये तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम देकर के आओगे उसी समय कि आपका कितना नंबर यहाँ पे आने वाला है, ठीक है ना। जब ये चीज आपको पता चल जाएगा तो आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि हमको गुड एनआईटी मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है, क्योंकि आप बहुत सारे वेबसाइट सर्च करोगे और उसका कट ऑफ देखोगे कि किस एनआईटी का कितना कट ऑफ गया है, ठीक है, उसके आधार पे यहाँ से एनालिसिस करना शुरू करना, तो आप ये कंफर्म हो जाओगे कि हमारे पास गुड एनआईटी कोई मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका 2 मंथ्स, ठीक है, 2 मंथ्स या 3 मंथ्स के बाद, जितने भी मंथ्स के बाद जेईई एडवांस का एग्जाम होता हो, हमको तो इतना कंफर्म आइडिया नहीं है, हमारे टाइम में तो 3 मंथ्स के बाद होता था, 3-4 मंथ्स के बाद जेईई एडवांस होता था, ठीक है ना। तो आपके टाइम में कितना दिन के बाद होता है, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, जितना भी दिन के बाद हो आपको तो पता ही होगा, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आप लोग रिमेनिंग 50% जो सिलेबस है, ठीक है, जो 50% सिलेबस आपने यहाँ पे कवर किया, उसके बाद आपका रिमेनिंग 50% है, आप जेईई एडवांस के, जेईई मेंस और एडवांस के बीच में आप इसको कवर करना, ठीक है। जब इसके बीच में आप कवर करोगे तो आप पूरे चैप्टर पे क्या हो जाओगे, ऑलराउंडर हो जाओगे। यही शेड्यूल फॉलो करके आपको इसको मेकअप करना है, ठीक है। जब आप मेकअप कर लोगे, ठीक है ना, तब आपके पास टोटल सिलेबस का कॉन्फिडेंस बन जाएगा। फिर आपका जब टोटल सिलेबस का कॉन्फिडेंस बन जाएगा तब आपको क्या करना है कि अगर आपके पास टाइम बच गया है, मान लीजिए 8 दिन 10 दिन टाइम अगर बच गया है, तब फिर आपको वो क्या करना है, तब आपको क्वेश्चन बैंक तो सॉल्व करना ही करना है हर हाल में, ठीक है। और 8-10 दिन अगर टाइम बच गया है तो किसी भी इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर लें और उस पेपर का पूरी बेटर तरीके से एनालिसिस आप लोग कर लें, ठीक है। जब इतना कर लोगे तो आप जेईई एडवांस भी क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो आपको इतना चीज करना होगा जब आपके पास अभी तक 1.5 या 2 महीने के टाइम बचे हैं जेईई मेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। आई होप मैं जितना कुछ भी बताया हूं, ठीक है, वो सब आप लोगों को क्लियरली पता चल गया होगा, ठीक है, कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना। आपको आइडिया लग गया होगा कि आप किस तरह से इसको टेकल कर सकते हो, और यही एकमात्र रास्ता है, ठीक है। अगर आप दूसरा कोई वीडियो देखते हो या फिर दूसरा कोई देखते हो तो वो आपको सिर्फ मोटिवेट करने के लिए है, ठीक है, आपका टेंशन फ्री कर देगा, लेकिन उससे क्या होगा कि आपके पास कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। बस यही एक लास्ट ऑप्शन बचा है जो आप कर सकते हो, ठीक है, और ये आप बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है।
क्योंकि मैंने खुद इसे किया है, ठीक है। मैंने जेईई मेंस के एग्जाम के टाइम नहीं किया है, जब इंजीनियरिंग का मेरा सेमेस्टर एग्जाम हो रहा था तो उस समय मैंने खुद इसको किया है, ठीक है ना। मैं शादी अटेंड करने चला गया था और उसके बाद हमारा एग्जाम हुआ, मतलब कौन सा, थर्ड सेमेस्टर एग्जाम था। उस समय में मेरा सब्जेक्ट पेपर बहुत ही वीक था, ठीक है। तो मैंने ये फॉलो करके, ठीक है, 7 डेज में, ठीक है ना, बहुत बेटर तरीके से सेमेस्टर एग्जाम का प्रिपरेशन किया था, ठीक है। तो ये फॉलो करना कर सकते हो आप भी, ठीक है। बस ये माइंडसेट कर लेते हैं लोग कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, लेकिन ये भी किया जा सकता है अगर आप कोशिश करोगे। आप अगर डट के रिजिड होकर के बैठे रहोगे, ठीक है, और इसको ट्राई करते रहोगे, बोर नहीं होगे कभी भी, ठीक है, तो आप ये बिल्कुल आसानी से फॉलो कर सकते हो। और आपका 2 या 3 दिन अगर आप इसको कर लेते हो, ठीक है, तो फिर आपका हैबिट बन जाएगा तो आपको इजी लगेगा कि 1 चैप्टर 2 चैप्टर जो है ना एक ही दिन में पूरी तरह से हम कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले आपको बोलेंगे कि ये नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि ये किया जा सकता है, क्योंकि मैंने खुद इसे ट्राई किया है, ठीक है, और ये किया जा सकता है। 100% आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अलावा आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा है जब आपके पास 1.5 मंथ टाइम बचे हैं, ठीक है। तो आप कल से ही इस शेड्यूल को फॉलो करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अगर स्टार्ट करते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, ये बातें तो हो गई। आई होप इतना चीज तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं इसमें क्या कहना चाह रहा हूं और आपकी क्या समस्या थी। आई होप अब रिजॉल्व हो चुका होगा। फिर भी आपके पास अगर कोई समस्या रह गई तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका भी रिप्लाई दूंगा। ओके, तो इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब चलते हैं हम एग्जाम के फॉर्मेट और मार्किंग स्कीम पे, ठीक है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा क्या है। हाँ, तो डियर कैंडिडेट्स, अब तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 1.5 महीना या फिर 2 महीना आपके पास रिमेनिंग टाइम बचा है और आपने टोटल साल वेस्ट कर दिया है। तो आप किस तरह से प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हो। हमने ये लास्ट ऑप्शन बताया कि आपके पास ये लास्ट ऑप्शन बचा है। इसके अलावा आप कोई चीज नहीं कर सकते हो। जो चीज भी कर सकते हो बस आपकी अपने मन की संतुष्टि के लिए करोगे। अगर आप ये चीज करते हो तो आप बिल्कुल ही, मतलब ये है कि इसमें ऐसा तो नहीं है कि 100% आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, बट इतना है कि 90% तक चांस बनते हैं कि अगर इतना कर लेते हो तो सिलेक्शन हो सकता है आपका, ठीक है। और बस यही आपके पास लास्ट ऑप्शन बचा है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए हो कि पूरी बेटर तरीके से मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें, डिसहार्टेंड आपको बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि अगर एक अपॉर्चुनिटी चली जाती है तो लाइफ में कई और अपॉर्चुनिटीज भी आती है, ठीक है। जैसे कि देखिए, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरा आईआईटी नहीं हो पाया, ठीक है, मैं आईआईटी नहीं कर पाया, मीन्स दैट मैं एडवांस में सिलेक्ट नहीं हो पाया, मैं बट मेंस में सिलेक्ट हो पाया था, एडवांस में नहीं सिलेक्ट हो पाया, ठीक है ना। तो हमने आईआईटी नहीं किया, लेकिन आज मैं जिस चीज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मीन्स दैट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आज मैं कर रहा हूँ, और उसकी प्रिपरेशन आईआईटीएंस भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर एक पॉइंट आती है कि आप आईआईटीएंस को पीछे करके आगे निकल सकते हो। तो आईआईटीएन जिस जॉब को ढूंढ रहे हैं उस जॉब में आप भी जा सकते हो। बस आईआईटी नहीं मिलने के लिए, आईआईटी नहीं अगर मिलेगी तो बस ये चीज आपके अंदर हो जाती है कि भाई हमारे पास टॉप कॉलेज में नहीं पढ़ पाए और बढ़िया कॉलेज में नहीं पढ़ पाए, लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटी अभी भी बची हुई है। और पहले ऐसा था कि टॉप कॉलेज या फिर मतलब कि गवर्नमेंट कॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता था, वहां पर फैकल्टी अच्छे होते थे, ठीक है। बट पढ़ाई तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी नहीं होती है और प्राइवेट कॉलेज में तो थोड़ा बहुत हो भी जाती है, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि अगर आपका आईआईटी मिलता है तो वहां पर लेबोरेटरी फैसिलिटीज अच्छी है, ठीक है, वहां पर आपको माहौल बढ़िया मिलेगा और वहां आपको मतलब कि पढ़ाई आप बिल्कुल बेटर तरीके से कर पाओगे और कुछ नया चीज सीख पाओगे और कुछ नया चीज इन्वेंट कर पाओगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपके अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, तो अभी के डेट में, ठीक है, आपको कोई परेशानी झेलने की आवश्यकता नहीं है। मैं 2010 से पहले की बात कर रहा हूं, उस समय में इंटरनेट बहुत ही कम मतलब कि मार्केट में रन कर रहा था और 2G स्पीड से बहुत स्लो स्पीड से इंटरनेट आती थी। लेकिन अब क्या है कि 4G स्पीड आ गई है, ठीक है, 4G स्पीड से आप अपने इंटरनेट को यूज कर सकते हो, ठीक है, और कोई भी लिंक आप खोल सकते हो। यूट्यूब पे भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो
और बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल है जिसको क्या फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। आई होप आज की डेट में अब आपको कोचिंग ट्यूशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है कहीं पे भी। अगर आप हार्डली स्टडी करना चाहते हो तो अनअकैडमी चैनल है, और भी बहुत सारे चैनल है। अनअकैडमी तो मैंने नाम ले लिया, खैर लेना नहीं चाहिए था लेकिन ले लिया, ठीक है। तो है क्या कि बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि आपका मतलब कि प्रिपरेशन करवा सकते हैं ईएससी का या फिर और भी किसी चीज का। कैट एग्जाम है, एमबीए के लिए होता है, बहुत सारी आपके पास अपॉर्चुनिटी अभी भी बची हुई है, ठीक है। वहां पर अगर नहीं हुआ तो आपको डिसहार्टेंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आईआईटी से compete करने के लिए आपके पास आईआईटीएन से compete करने का लाइफ में और भी मौका मिलने वाला है, ठीक है ना। तो ये सोच के निराश मत होइए, बस एक मिशन की तरह हमने जो बताया उसको आप कीजिए, ठीक है। अगर आप नहीं होता है, ठीक है, तो कोई चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स मूड में रहिए। ओके, अब यहाँ देखिए, यहाँ तो हम पैटर्न के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, इस वाले सेक्शन में। अब देखिए क्या था कि हमारा कोरोना काल जो स्टार्ट हो गया था फरवरी से लेकर के दिसंबर तक रहा, ठीक है। अब तो खैर नोटिफिकेशन आ गया है कि 4 जनवरी से स्कूल कॉलेजेस वगैरह खुलने वाले हैं। अब तो नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है ना कि 4 जनवरी से मतलब 8, 9, 8 से ऊपर वाले क्लास को स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। और बिलो 8 क्लास है जो कि अभी स्टार्ट नहीं होने वाला है, उस पर थोड़ा सा डिस्कशन होना अभी बाकी है, ठीक है ना। तो अब तो आपको 4 जनवरी से सारे स्कूल कॉलेजेस खुल जाएंगे, ठीक है। तो कोरोना वायरस एपिडेमिक का जो मेन था 2020 का, वो आपका लॉस्ट हो चुका होगा, ठीक है ना। और उसी कोरोना काल के तहत, ठीक है, जेई मेंस में ऐसा कुछ आने वाला था कि भाई बहुत बड़ा चेंजिंग आने वाला है, क्योंकि वेबसाइट पर जो भी कुछ अपडेट्स थी, ठीक है, वो अपडेट्स अचानक से विलुप्त हो गई। डायरेक्टर ने उसको अचानक से रिमूव कर दिया, तो लोगों को लगा कि ऐसा कि कुछ बहुत बड़ा चेंजिंग आने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी चेंजिंग नहीं आया, ठीक है। मैं बताता हूँ एक्चुअल में क्या हुआ था। सीबीएसई ने बोला कि भाई मेरा जो सिलेबस है, ठीक है, सीबीएसई का जो 12th का सिलेबस था, सीबीएसई, ठीक है, सीबीएसई पहले तो जेईई मेंस भी सीबीएसई ऑर्गेनाइज करती थी, ठीक है। तो सीबीएसई का जो 12th का सिलेबस था वही सिलेबस हमारा जेईई मेंस का भी था, ठीक है ना। पहले जो सिलेबस सीबीएसई का था वही सिलेबस हमारा जेईई मेंस का भी था। लेकिन अब जेईई मेंस का एग्जाम कौन सा कंडक्ट करती है? ये करती है अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है, जिसके डायरेक्टर कौन से हैं? ये देखिए, ये डायरेक्टर है, नाम है देखिए, डायरेक्टर विनीत जोशी, ठीक है। विनीत जोशी ने क्या कहा, ठीक है, सीबीएसई ने ऐसा कहा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को कि हमारे पास जो 100% सिलेबस है, ठीक है, उसमें से मैं 30% रिमूव कर रहा हूं, ठीक है। तो सीबीएसई ने तो 12th के लिए 30% रिमूव कर दिया, ठीक है। लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर ने क्या कहा कि मैं कुछ भी रिमूव नहीं करने जा रहा हूं, जो सिलेबस है और जो पैटर्न है उसी पैटर्न पे एग्जाम होगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट टाइप का हो गया था। कॉन्फ्लिक्ट मतलब बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो गया था, मतलब थोड़ा बहुत कुछ हो गया था। तो इन्होंने क्या किया कि वेबसाइट से सारा आउटडेट कर दिया, ठीक है। फिर अपनी टीम के साथ डिस्कस करके जैसे भी करके इन्होंने बोला हो, ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा कि भाई मैं कोई भी चेंजिंग यहाँ पे नहीं लाने जा रहा हूं, ठीक है। तो मतलब क्या है कि आपका जो पहले सिलेबस था जेईई मेंस का, ठीक है, वही सिलेबस इस बार भी होने वाला है, और यही पैटर्न पिछला बार भी था और यही पैटर्न हमारा इस बार भी होगा। पहले क्या था 2013 से पहले कि 360 मार्क्स का एग्जाम होता था, उसमें वो भी सेम पैटर्न पे था, 90 क्वेश्चन ही थे, ठीक है, और टोटल में निगेटिव था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजिंग आ गया है आपका। यहाँ पे चेंजिंग क्या आ गया है कि ये देखें, मैथमेटिक्स आपका 20 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से सेक्शन बी में आपका 10 क्वेश्चन रहेंगे। ये आपका रहेगा टोटल क्या, एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। मीन्स दैट कि आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से एक ऑप्शन को टिक करना होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, ठीक है। और इस सेक्शन बी में क्या रहेगा आपका, न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन रहेगा। न्यूमेरिक वैल्यू क्वेश्चन मतलब जिसका आंसर 0 से लेकर के 9 तक रहता है, 0, 1, 2, 3, 8 ऐसा करके सिंगल डिजिट में जिसका आंसर 0 से 9 तक के बीच में आएगा। जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसका आंसर आपका 0 से लेकर 9 तक के बीच में कोई डिजिट आएगा, उस डिजिट को आपको लिखना है। लेकिन इसमें क्या है सेक्शन बी में कि आपका निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, ठीक है।
जैसे कि आपका अगर क्वेश्चन सही होता है, एक क्वेश्चन आपका सही हो गया, ठीक है, तो 4 नंबर मिलेंगे। और अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है या फिर गलत हो गया है आपका एक क्वेश्चन, सेक्शन बी की मैं बात कर रहा हूँ, सेक्शन बी में अगर आपका अटेम्प्ट किया है और गलत हो गया तो आपके पास 0 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और आपने करेक्ट किया है तो आपको 4 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे एक क्वेश्चन पे, ठीक है। लेकिन सेक्शन ए क्या है, देखिए कि इसका क्या प्रोसीजर है। इसका ये प्रोसीजर है कि आपने अगर क्वेश्चन को, ठीक है, एक क्वेश्चन को आपने क्वेश्चन नंबर कोई सा भी क्वेश्चन ले लिया, उसको आपने सही सॉल्व किया है, ठीक है, तब तो आपको 4 नंबर यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और अगर आपने गलत सॉल्व कर दिया है, मतलब गलत ऑप्शन टिक कर दिया है, तो आपका -1 मार्किंग मिलेगा। मतलब अभी तक आपने जितना भी क्वेश्चन में स्कोर किया, जैसे कि 5 क्वेश्चन में आपने 20 मार्क्स स्कोर किया, तो 20 में से आपका -1 डिडक्ट हो जाएगा, जैसे कि 19, ठीक है। आपकी पेनल्टी के तहत -1 आपका डिडक्ट होने वाला है, ठीक है। और थर्ड पोजीशन आता है कि आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, ठीक है, नॉट अटेम्प्ट। नॉट अटेम्प्ट के केस में क्या होगा, यहाँ पे आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, मीन्स दैट निगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगा। नॉट अटेम्प्ट का मीनिंग है कि आप तो क्वेश्चन कंफर्म नहीं हो, ठीक है, कि सही है कि गलत है, तभी आपने मतलब कि ऑप्शन जो आपने निकाल के लाया, ठीक है, तो आप उस ऑप्शन पे खुद से पूरी तरह से कंफर्म नहीं हो कि वो सही है, ठीक है ना, तब आपने नॉट अटेम्प्ट किया, ठीक है, उस क्वेश्चन को टच ही नहीं किया, मीन्स दैट कि आपने ये मान लिया कि मुझे नहीं आता है, ठीक है, तो वहां पे आपको 0 नंबर मिलेगा। लेकिन जब आप गलत करते हो तो उस कंडीशन में आप प्रोबेबिलिटी भी के बेस्ट पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मीन्स कि सही हो भी सकता है, सही नहीं भी हो सकता है, ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका -1 नंबर आ जाएगा। और अगर आपने सही किया तो 4 नंबर आ जाएगा। सेक्शन ए का हमारा ये प्रोसीजर है। सेक्शन ए में आपको 20 फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों में 20 क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन बी में आपका 10 तीनों में 10 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और है क्या कि आपका देखिए, अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 20 + 10 कितना हो गया, 30, इसमें भी 30, इसमें भी 30 टोटल क्या कितना हो गया, 90 क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन 90 में से आपको क्या करना है, यहां देखें, जब आपको टोटल 90 क्वेश्चन पूछा गया है तो इसमें से आपको क्या करना है कि 75 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है, 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और बाकी जो हमारा 15 क्वेश्चन बचेगा उसको छोड़ देना है। तो 15 क्वेश्चन कहां से छोड़ना है, ये देखिए, आपको जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो उसमें इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे, ऐसा कोई चीज नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे भी बता देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। 75 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है, 5 क्वेश्चन इसमें से अटेम्प्ट नहीं करना है, इसमें से भी 5 क्वेश्चन नहीं, इसमें से भी 5 क्वेश्चन नहीं, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन हमारा सेक्शन ए से या सेक्शन बी से कहां से गायब करना है, तो ये आपका 10 क्वेश्चन जो दिया हुआ है ना सेक्शन बी में, ठीक है, ये 10 क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन और ये 10 क्वेश्चन, ठीक है, तीनों में से आपको 5-5 क्वेश्चन को रिमूव करना है। मतलब इस 10 में से आपको क्या करना है, 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। ऐसा आपका एग्जाम पेपर में भी लिखा रहेगा, वहां पर आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मतलब टोटल आपको 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और टोटल टाइमिंग कितना देर का रहेगा आपका, 3 आवर्स का। 3 आवर्स मतलब आपका कितना हो गया, 180 मिनट्स, ठीक है। 180 मिनट्स में आपको 75 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो मान के चलिए एक क्वेश्चन पे आप 1 से 1.5 मिनट का टाइम दे सकते हो। 1 मिनट आप क्वेश्चन को पढ़ने में लगा दो और आधा मिनट आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगा दो, ठीक है। बस 1.5 मिनट टाइम आपको देना है, ठीक है ना। तो 1.5 मिनट आपके पास टाइम है, जिसमें एक मिनट आप क्वेश्चन को पढ़ने में लगा दो और आधा मिनट आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगा दो, ठीक है। तो फाइनली आपके पास क्या बनेगा, ये देखिए, मतलब क्या है कि आप पूरी तरह से चैप्टर में एक्सपर्ट हो, ठीक है, तभी आप ये काम कर सकते हो कि 1 मिनट में आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हो और जब स्ट्राइक कर गया ऑन द स्पॉट, ठीक है, तभी आप आधा मिनट में उसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो आपको इतना एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है ना। और मैं एक क्वेश्चन अभी करवा देता हूं कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है उसको चेक करने के लिए। हर एक क्वेश्चन का आपका सेम ही लेवल रहता है, ठीक है, ऐसा नहीं कुछ मॉडरेट रहता है, कुछ इजी रहता है, कभी कभी कुछ इजी टाइप भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन मैं एवरेज क्वेश्चन की बात करूंगा कि एवरेज क्वेश्चन आपका किस तरह से पूछे जाएंगे, ठीक है। मैं तो अभी पढ़ा रहा हूँ अपने लेक्चर में, लॉगरिथम तक हमने पढ़ाया है, ठीक है, लॉगरिथम में भी चल रहा है। धीरे धीरे सारे चैप्टर्स को मैं एक दिन में तो कुछ नहीं होता है, ठीक है ना।
तो सारे क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर दूंगा और सारे चैप्टर्स को मैं पढ़ा दूंगा, और लास्ट में मैं ये भी डिस्कस कर दूंगा कि किस किस टाइप के आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाना है और कैसे कैसे आपको स्ट्राइकिंग टेंडेंसी बढ़ेगी, ठीक है। मैं वो सब भी कर दूंगा। अगर आप बोलोगे, अगर आप कोई कमेंट बॉक्स में लिखते हो कि जेईई मेंस 2021 के लिए मैं कौन कौन से क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करके जाऊं, तो हमको बिल्कुल इजी होगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो मैं वो भी आपके लिए कर दूंगा, ठीक है। लेकिन आप 1 महीना निश्चिंत रहें, 1 महीना आप खुद से स्टडी करें, ठीक है। मैं क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा 100 to 150 क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपको ये दिक्कत ना हो कि अगले साल 2021 में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, उनमें मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैं जो करवाऊंगा वही क्वेश्चन आ जाएगा, इतना तो तय है, ठीक है ना। लेकिन आपको डेफिनेट अप्रोच मिल जाएगा, क्वेश्चन का लेवल आपको मिल जाएगा कि इस लेवल का क्वेश्चन हमारा आ सकता है और इस लेवल का मैं प्रिपरेशन करके जाऊं, ठीक है। और मैं अभी आपका एक क्वेश्चन और भी करवा देता हूं जो जेईई मेंस 2020 में आया था, ठीक है। उस क्वेश्चन का लेवल क्या होता है मैं ये आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। ये पैटर्न तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और अब मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, उस पे आप कंसंट्रेट करें। हाँ, तो कैंडिडेट्स अब देखें, हमारे पास मैंने आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में बता दिया, क्वेश्चन का लेवल किस टाइप का होता है मैं इस क्वेश्चन को करवा के आपको बता दूंगा कि किस टाइप का लेवल आपको हर चैप्टर में देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन में आपको इसी टाइप का लेवल आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत थिंकिंग स्किल आपको चाहिए। और वहां पर तो आपको ये नहीं इंडिकेट किया हुआ रहेगा कि कौन सा चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन है, बस आपको क्वेश्चन रहेगा और सारे चैप्टर्स को आपने स्टडी किया होगा, सारे चैप्टर्स के कंसेप्ट आपके माइंड में होंगे, ठीक है। तभी ये क्वेश्चन को आप लोग इस टाइप से कर पाओगे। तो सबसे पहले देखो, ये क्वेश्चन हमारा जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये लेवल क्वेश्चन का देखिए, आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ोगे जब आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है। खास तौर से मैं उन लोगों को बोल रहा हूं जिन लोगों ने बोला है मुझसे कि 1.5 महीने टाइम बचे हैं और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है कि मैं क्या करूं, ठीक है। तो मैंने जो शेड्यूल बताया है उसको आप फॉलो करें और मैंने जो प्रोसेस बताया प्रिपरेशन का वो आप करें, ठीक है। उसके बाद आपको इसी टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना होगा। मींस दैट कि अगर आप सीक्वेंस एंड सीरीज पूरी तरह से, मैंने बताया था ना कि 50% सिलेबस आपको कवर कर लेना है, ठीक है। तो 50% सिलेबस आपने कवर कर लिया, ठीक है। तो उसमें आपका सीक्वेंस एंड सीरीज थोड़ा इजी चैप्टर है, इसलिए मैंने इसको उठाया है, ठीक है। तो देखें यहाँ पे, अगर ये क्वेश्चन आप देख रहे होगे, ठीक है, तो हमने तो बता दिया कि सीक्वेंस एंड सीरीज का है, तब तो आप आसानी से पकड़ लोगे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। जब मैं नहीं बताया होता तब लोगों के मन में क्या स्ट्राइक करता है, ये देखिए, द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर के फॉर विच 49 raised to the power k plus 1 इज ए फैक्टर ऑफ सम, इतना। मीन्स दैट कि इस फॉर्मेट में हमको फैक्टर चाहिए, ठीक है ना। मतलब इस फॉर्मेट में फैक्टर चाहिए, के हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कि 0 से बड़ा, ठीक है। जिसके लिए सम हमारा ये इसका सम, ठीक है, इसका सम जितना भी आएगा, ठीक है। मतलब करना क्या है कि ये जो लिखा हुआ है हमारा, ठीक है, इसका फैक्टर हमको निकालना है, ठीक है। तो लोगों के मन में सबसे पहले स्ट्राइक करेगा कि फैक्टर थ्योरम लगा देते हैं, दूसरे लोगों के मन में स्ट्राइक करेगा कि नहीं भाई बाइनोमियल थ्योरम या फिर कुछ दूसरे कंसेप्ट लगा के इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन ये है हमारा सीरीज का क्वेश्चन, ठीक है, और सीक्वेंस एंड सीरीज से बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएगा। जब आप इसको उल्टा लिखोगे, मतलब क्या है कि यहां से लिखना स्टार्ट करोगे, ठीक है ना। जैसे देखो 1 + 49, स्टार्टिंग में तो आपको कुछ स्ट्राइक नहीं करेगा कि इसमें क्या करना चाहिए, क्योंकि सीरीज ही हमारा क्या दिया हुआ है, उल्टा दिया हुआ है। इसको हमको सीधा करना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। तो पहले तो आपको कुछ स्ट्राइक नहीं करेगा कि क्या करें क्या नहीं करें, ठीक है। लेकिन मैं एक स्टेप कर दूंगा तो दूसरा तीसरा स्टेप खुद कर लोगे और बोलोगे ये तो बस आधा मिनट का भी नहीं, 10 से 11 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो देखो इसी तरह के क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है, कि कंसेप्ट आपका है, ठीक है, बस वहां पे आपको स्ट्राइक करना चाहिए। मतलब क्या है कि आपके पास हथियार है, ठीक है, उसको कहां पे वार करना है कि क्वेश्चन पूरी तरह से डेड हो जाए, ठीक है। बस यही चीज चलता है। मतलब क्या है कि सामने तो दुश्मन खड़ा है, ठीक है, और बंदूक भी हमारे पास है, उसको अगर फायरिंग करके गोली अगर हम मारेंगे हाथ में तो वो नहीं मरेगा, ठीक है। आपको निशाना बनाना पड़ेगा कि कहां पर उसका हर्ट आ रहा है या फिर कहां पर उसका वीक पॉइंट है, जहां पर उसको मारेंगे तो सीधा वो ऊपर चला जाए, ठीक है। तो वही काम इसमें करना है, ठीक है ना। बस ये पोजीशन पता करना है कि कौन सा कंसेप्ट इसमें आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारा सीरीज ही उल्टा दिया हुआ है, ठीक है ना।
तो सीरीज जब उल्टा दिया हुआ है तो हम क्या करें, इसको सीरीज को सीधा करना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। तो 1 प्लस 49 किया, फिर किया हमने 49 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 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 चलता जाएगा, 49 रेज़ टू द पावर 124 प्लस 49 रेज़ टू द पावर 125। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि इसमें 125 टर्म्स है, लेकिन मैं कहूंगा ऐसा कि इसमें 126 है, क्योंकि ये बेचारा एक को छोड़ दोगे आप, नहीं छोड़ोगे, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितने टर्म है, 126 टर्म है, ठीक है, क्योंकि 1 भी तो है हमारा, और 1 हमारा मल्टीप्लाई में नहीं है कि बाहर चले जाए, ठीक है, 1 हमारा मल्टीप्लाई में नहीं है कि बाहर चला जाए, ठीक है ना। तो चलिए तो देखें यहाँ पे, तो हमारा ये सीरीज लिखा हुआ है 1 प्लस 1 को तो हम गायब नहीं कर सकते हैं, तो 1 हमारा एडिशन में, मल्टीप्लीकेशन में तो है नहीं, अगर मल्टीप्लीकेशन में रहता तो इस 1 को मैं गायब कर सकता था, लेकिन यहाँ पर एडिशन में, इसलिए 1 हमारा गायब नहीं होगा। अब आगे देखिए, ये जो सीरीज आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ये सीरीज आपको क्या दिख रहा है, एपी तो बन नहीं रहा है, ठीक है, ये हमारा जीपी बन रहा है, क्योंकि अगर फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं 49 तो हमारा क्या आ जाता है, सेकंड टर्म आ जाता है, ठीक है, 49 आ गया, ठीक है। अब सेकंड टर्म में 49 फिर से मल्टीप्लाई करते हैं तो थर्ड टर्म आ जाता है 49 स्क्वायर, थर्ड टर्म में फिर से 49 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 49 क्यूब आ जाता है। ऐसे ही करके हमारा 49 के पावर 125 तक गया है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये हमारा क्या फॉर्म हो रहा है, जीपी फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपने पढ़ा होगा सीक्वेंस एंड सीरीज तो, अगर नहीं पढ़ा होगा तब तो खैर मैं पढ़ाऊंगा ही, ठीक है ना। ये हमारा जीपी फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। तो जीपी का हमारे पास ये तो पता चल गया कि ये हमारा जीपी फॉर्म हो रहा है। इसका फर्स्ट टर्म कितना है 1, कॉमन रेशियो कितना है 49, ठीक है, और एन हमारा कितना है 126, क्योंकि हमारे पास टोटल क्या है 126 टर्म्स हैं, ठीक है। तो अब बताइए कि इसको आसानी से ऐड किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमको पता चल गया कि जीपी है। अब सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी ये लगा दो तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए आर रेज़ टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है हमारा सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी का, ठीक है। तो इसको लगाने से हमारे पास क्या आएगा, ए का वैल्यू रखें 1 इंटू 49 के पावर 126 इन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 49 माइनस 1, ओके। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा 49 के पावर 126 माइनस 1, बस अब हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। 126 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 48। अब क्या करें हम, 49 के पावर k प्लस 1 यहाँ पे लाना है इस फॉर्मेट में, तो इस फॉर्मेट में लाने के लिए क्या करें, फोकस बढ़िया से कीजिए, हाथ में लेके खड़े रहते हैं सिर्फ। हाँ तो देखिए 49 के पावर k प्लस 1 है, ठीक है ना। तो 49 के पावर k प्लस 1 के फॉर्मेट में इसको हमको लाना है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मेट में ये कैसे आएगा, सबसे पहले देखें, इसको हम 2 इंटू समथिंग लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा 2 से डिविजिबल है, तो इसको हम ऐसा लिख देते हैं 49 के पावर 63 इंटू 2, ऐसा लिख देते हैं, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 48। या फिर इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 49 के पावर 63 और इसके होल पावर में 2, ऐसा भी लिखा जा सकता है, क्योंकि अगर ऐसा लिखा हुआ है तब भी ये दोनों क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। अब बस यही चीज यहाँ पे हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि पावर कितना भी चलते जाए सब पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। ये हमने एक्सपोनेंट में प्रॉपर्टी पढ़ा था। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 48। अब अगला स्टेप क्या करें, अगला स्टेप देखें यहाँ पे, यहाँ के बाद मैं आ रहा हूं इस वाले स्टेप के बाद, अब मैं इस वाले स्टेप पे आ रहा हूं, ठीक है। तो इस वाले स्टेप पे आने के बाद अब क्या करें, ये देखें, सबसे पहले तो आपको दिमाग चलाना था इस क्वेश्चन में कि ये हमारे जीपी फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। जब जीपी फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन रेशियो क्या है, और हमारा टर्म कहां तक जा रहा है, एन टर्म तक जा रहा है, तो एन का वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 चीज पता लग गया, तो डायरेक्ट इसको सम कर दिया। सम करने के बाद हमारे पास ये आया, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है, इस फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है, यानी कि इसमें से हमको इस फॉर्मेट का कोई फैक्टर निकालना है, 49 के पावर k प्लस 1 फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। तो वहां से हमने ये कंसीडर किया, यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाएं, ठीक है।
तो ये इसका फैक्टर तोड़ने के लिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किया जा सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि इसके स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारा, ठीक है। तो हम ऐसा कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में, लेकिन इसको भी उसी फॉर्मेट में लाना होगा। तो इसको उस फॉर्मेट में लाने के लिए हमने क्या किया, 49 के पावर 63 इसका स्क्वायर कर दिया, बात तो घुमा फिरा के फिर वही आ जाएगा 49 के पावर 126, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के, ठीक है। तो इसको भी उस फॉर्मेट में लिख दिया, तो फाइनली हमारे पास क्या बन जाएगा, 49 के पावर 63 और इसके पावर स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 48। तो फाइनली हमारे पास क्या बन जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे इसको तोड़ देते हैं, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 49 के पावर 63 प्लस 1 इंटू, ऐसा लिख देते हैं 49 के पावर 63 प्लस 1 इंटू 49 के पावर 63 माइनस 1, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मैंने पुट कर दिया, डिवाइडेड बाई ये हो गया हमारा 48। अब बताइए कि इसका फैक्टर क्या है, 49 के पावर 63 प्लस 1, ठीक है, ये हमारा 49 के पावर k प्लस 1, इस फॉर्मेट में यानी कि ये जो लिखा हुआ है हमारा, इसके फॉर्मेट में हमारा ये वाला दिख रहा है, और ये हमारा क्या है, एक फैक्टर बन गया, ठीक है, पूरे का साफा दिख रहा है कि हमारा क्या बन गया, फैक्टर बन गया, ठीक है। जब फैक्टर बन गया तो हम अब क्या कर सकते हैं, इसको सीधा लिख सकते हैं 49 के पावर 63 प्लस 1 क्या है हमारे पास, एक फैक्टर है, ठीक है। जब ये फैक्टर है तो वही तो पूछा है कि k का क्या वैल्यू आएगा, तो k के जगह पे क्या यहाँ पे है 63 है, तो हमारे पास k का क्या वैल्यू आ जाएगा फाइनली 63, ठीक है। बस k इज इक्वल टू 63, ये हमारा आंसर। हमने तो एक्सप्लेन करने के लिए इतना बता दिया, ठीक है। जैसे ही आपको स्ट्राइक करेगा कि इस टर्म को उलट पुलट कर देते हैं, ठीक है, मतलब ये उल्टा लिखा हुआ है, इसको सीधा लिख करके जीपी कर सकते हैं, तो डायरेक्ट आप सम का फॉर्मूला लगाओगे वो आ जाएगा, और वो आने के बाद डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा कि इस तरह के फैक्टर कैसे तोड़े, जब आपके पास प्रैक्टिस में रहेगा। तो अगर प्रैक्टिस में नहीं रहेगा तो यहां तक भी कर लोगे फिर भी आप आगे नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं कहता हूं कि जो चैप्टर आपका स्ट्रांग है, ठीक है, जो चैप्टर आपको लगता है कि कवर हो सकता है इजिली, बस आप उसी चैप्टर पर अभी ध्यान दें, क्योंकि आपके पास बस 1.5 महीने का टाइम बचा है। अगर आपके पास 1 साल का टाइम रहता तो मैं ऐसा नहीं कहता, मैं कहता कि टोटल चैप्टर जितना भी टाइम लग रहा है, ठीक है, आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके हर एक चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करो। लेकिन आपके पास बस 1.5 महीने टाइम है, तो आप ओनली 50% सिलेबस सेलेक्ट कर लो अपने हिसाब से कि कौन कौन सा ईजी आ रहा है, उस पर आप लोग फोकस करो, ठीक है। मैंने पैटर्न बता दिया, और मैंने ये भी बता दिया कि एक क्वेश्चन में आपके पास 1.5 मिनट का टाइम रहता है, और 1.5 मिनट के टाइम में 1 मिनट आपका पढ़ने में चला जाएगा, क्वेश्चन समझने में चला जाएगा, और आधा मिनट में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि पढ़ लिए समझ लिए तो सॉल्व तो आसानी से हो जाएगा। सॉल्व करने तो 15-20 सेकंड का काम है, ये क्वेश्चन भी 15-20 सेकंड में आसानी से सॉल्व हो जाएगा अगर आपका प्रैक्टिस में है तो, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसमें क्या है, थोड़ा बहुत बोर्ड लेवल से थोड़ा बहुत घुमा दिया है, और क्या किया है, और तो कुछ नहीं किया है। डायरेक्ट इसका सम पूछ लेता तो हमारा सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन हो जाता, और अगर घुमा करके ये बोल दिया कि इसका फैक्टर निकालिए इस फॉर्मेट में, तो ये हमारा जेईई मेन का क्वेश्चन हो गया। बस यही सिंपल तो है, ठीक है ना। तो इसी तरह से आपके क्वेश्चन को कंफ्यूजिंग करके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक का हमारा जो लेक्चर है ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हुआ होगा, आई होप, ठीक है। मैं मैथमेटिक्स फैकल्टी हूं और मैं सारे क्वेश्चन इस टाइप के करवाऊंगा, लेकिन अभी उसमें थोड़ा सा वक्त है, क्योंकि मैंने अपना चैनल ही अभी स्टार्ट किया है 2020 में, ठीक है। और हम इस तरह के क्वेश्चन हमेशा लेकर के आते रहेंगे जब हमारे पास टोटल सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे। लॉगरिथम अभी चल रहा है, उसके बाद हम पढ़ाएंगे सीक्वेंस एंड सीरीज, फिर उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री, उसके बाद टोटल टॉपिक्स मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। टोटल का कॉन्सेप्ट मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उसके बाद मैं उनके बेस्ट पे क्वेश्चंस करवाऊंगा, और वहां पर आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे कैसे आप अप्रोच कर सकते हो, किस टाइप के क्वेश्चन में किस टाइप से अप्रोच आप लोग कर सकते हो। ओके, तो अभी 2021 एस्पायरेंट के लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन जो लोग 2022 में है, ठीक है, 2022 के एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए मैं बिल्कुल फोकस करूंगा कि आप मेरा चैनल का हर एक वीडियो देखें, ठीक है। मैथमेटिक्स में मैं एक भी स्टेप गायब नहीं करता हूं, ठीक है। सारे स्टेप्स को मैं सीक्वेंस वाइज फॉलो करके मैं स्टूडेंट्स को बताता हूं, ठीक है। आप इंस्टीट्यूट में जाओगे तो वहां पे आपको बहुत सारे स्टेप्स गायब करके देंगे, लेकिन मैं एक भी स्टेप गायब नहीं करता, क्योंकि आप लोग जब उसको देखो तो पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा, कमजोर से कमजोर बच्चा भी समझ जाए, ठीक है ना। ओके, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर मैं यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ,
ठीक है। और आप लोगों का काम ये है कि स्टे मोटिवेटेड रहिए, और आप लोग को डिमोटिवेटेड फील करने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास 1.5 महीने का टाइम है, और अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है तभी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी बची हुई है अभी, ठीक है। एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, उससे क्या हुआ, इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आती रहेंगी, ठीक है। मैं ये बिल्कुल ट्रूथ कर रहा हूँ, मोटिवेट करने की बात नहीं है, ठीक है। मैं बिल्कुल ट्रू लाइन कर रहा हूँ कि आपके पास अपॉर्चुनिटी अभी भी बहुत सारे हैं। अगर आप ये एग्जाम नहीं क्लियर कर पाए तो इससे आप सीख लो, ठीक है। इससे आप सीख लेकर के आगे की ओर प्रोसीड करो कि आगे वो गलतियां हमारी ना हो, ठीक है, जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हमारे पास आने वाली है, ठीक है। बस इतना ही काम आप लोग करें, ठीक है ना। और मैं बिल्कुल फैक्ट बात कर रहा हूँ, मोटिवेट करने की कोई बात नहीं है, वास्तव में आपके पास अपॉर्चुनिटी आगे आने वाली है। ओके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस लेक्चर को फिनिश कर रहा हूँ। अगले क्लास में हम लोग लॉगरिथम के पार्ट 4 पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।